हेलो टू एवरीवन। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। जैसा कि आपको पता है कि हमने 86 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे, आज 87 से हम डिस्कस करेंगे। ए प्रेग्नेंट क्लाइंट यूज ए कंप्यूटर कंटिन्यूसली ड्यूरिंग हर वर्किंग आवर्स। मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी है और वो कंप्यूटर को लगातार यूज़ कर रही है उसके वर्किंग आवर्स के दौरान। दिस हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर हर प्लान ऑफ द केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वॉट शुड ए नर्स रिकमेंडेड। तो नर्स जो है उसे किस तरीके से क्या समझाएगी। ट्राई टू वॉक अराउंड एवरी फ्यू हावर ड्यूरिंग द वर्क डे। कि जब काम का समय है, काम कर रहे हो आप, उस दौरान जो है क्या करना चाहिए, कुछ घंटे के बाद में आपको थोड़ा चलना फिरना चाहिए। आज फॉर टाइम इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून टू एलिवेट योर लेग। कि उसे एलिवेट करने के लिए बोलना चाहिए लेग्स को मॉर्निंग में और दोपहर को। या टेल योर बॉस दैट यू कैन नॉट वर्क बियॉन्ड द सेकंड ट्राइमेस्टर। की सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद में तुम वर्क नहीं कर सकते हैं। या आस्क फॉर टाइम इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून टू गेट सम थिंग टू ईट। या खाने के लिए कुछ बोलना है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो होने वाली है भैया वो ये होगी कि वो जब लगातार जो है जो बैठी रहेगी, सिटिंग पोजीशन में रहेगी, तो इसकी वजह से उसकी जो वेसल्स होंगी वो वेसल्स क्या हो जाएंगे भैया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। और वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होगा, जो है एक वीनस रिटर्न जो होना चाहिए था वो वीनस रिटर्न रुक जाएगा। और वीनस रिटर्न रुक रहा है तो हमें क्या करना है, वीनस सर्कुलेशन को बढ़ाना है। तो वीनस सर्कुलेशन को हम इंक्रीज करने के लिए उस महिला को क्या बोल सकते हैं कि वो महिला को, जब हम देखो नॉर्मली भी हम जब पढ़ाई कर रहे हैं, लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया है हमें पढ़ाई करते हुए, तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं, थोड़ा सा बीच में रेस्ट ले लेते हैं, 2-4 मिनट के लिए पानी वानी पीने गए, इधर उधर गए। इससे क्या है, हमारा सर्कुलेशन, पैरों में जो सुन्नपन आ जाता है वो सही हो जाएगा। तो वही वहाँ बताना है आपको कि जब वो महिला लगातार जो कंप्यूटर पे काम कर रही है उसे क्या करना चाहिए, कुछ घंटे के अंदर एवरी फ्यू हावर्स के बाद में उसे क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत चलना फिरना चाहिए। वो उसके लिए बढ़िया रहेगा। वो क्या करेगा, उसका बीनस जो रिटर्न है उसे इंक्रीज कर देगा और इसके लिए बढ़िया सेहतमंद रहेगा। तो एक चीज़ जो है ये क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब आपका 88। ए क्लाइंट एट हर फर्स्ट प्रीनेटल क्लिनिक विजिट इज एट 6B गैस स्टेशन। ठीक है ना, 6B का गैस स्टेशन हुआ है और वो विजिट करने आई है। सी आस्क हाउ लॉन्ग सी मे कंटिन्यू टू वर्क। कि वो कब तक जो है काम को कर सकती है। व्हेन सी शुड प्लान टू क्वाइट, हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड। किस तरीके से नर्स को जो है यहाँ पर रेस्पॉन्स करना है। देखो भाई यह काम की जब बात आती है ना तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, उन्हें रिप्लाई थोड़ा से बेटर से करना है। मैंने कल एक क्वेश्चन पढ़ाया था जैसे कि थ्रेटन्ड अबॉर्शन होता है। थ्रेटन्ड अबॉर्शन में भी आपको रेस्ट करने के लिए बोलना होता है। तो थ्रेटन्ड अबॉर्शन में आपको याद होगा कि थ्रेटन्ड अबॉर्शन में हम 2 वीक के लिए महिला को रेस्ट करने के लिए एडवाइस देते थे। ऐसा नहीं है कि पूरी प्रेगनेंसी, रेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी उसे रेस्ट देने की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़, हमें महिला से पूछना है कि भाई वो किस तरीके का काम करती है। एक तो बैठ के ही कुछ काम कर रही हो, या एक भारी भरकम काम कर रही हो, या एक मिट्टी की खदान में जाके वो मिट्टी खोदने का काम कर रही है, या कुछ वेट लिफ्टिंग का काम है। तो वो देखना है हमें काम किस तरीके का है, नॉर्मल काम है या कोई भारी भरकम काम है, इस तरीके से देख लेते हैं। व्हाट एक्टिविटी डज योर जॉब इंटेल। कि तुम्हारा जो जॉब है उसके अंदर किस तरीके की एक्टिविटी है वो। हाउ डू यू फील अबाउट द कंटिन्यू टू वर्क। कि तुम्हें जो है काम को आगे करने में किस तरीके का फील होता है। तो किस तरीके का फील होता है इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये जानना जरूरी है कि वो काम किस तरीके का करती है, उसका टाइप ऑफ वर्क क्या है। जब हमें पता लगेगा कि वो बैठ के काम कर रही है, चल के काम कर रही है, या कोई हैवी काम कर रही है, तो साधारण हम डिसाइड करेंगे कि उसे काम डिसाइड आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मोस्ट वुमेन वर्क थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी। की सारी महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं जो प्रेगनेंसी के दौरान काम करती हैं, ऐसे बोले से नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई वेट लिफ्टिंग वगैरह का काम हुआ या भारी भरकम काम हुआ तो उसे हम एडवाइस नहीं करते हैं। या फिर ऐसी जगह जहाँ पर उस महिला को जो है प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है, जैसे कि कोयले की खदान वगैरह हैं जहाँ पर उसे बच्चे को भी समस्या हो सकती है, तो उन चीज़ों को हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है। यूजली वुमेन क्वाइट वर्क एट द स्टार्ट ऑफ देयर थर्ड ट्राइमेस्टर। कि उसे थर्ड ट्राइमेस्टर के जो है स्टार्टिंग में जो है उसे वर्क को क्वाइट कर देना चाहिए, मतलब बंद कर देना चाहिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है काम को क्वाइट करना चाहिए। बिकॉज अगर काम जो है नॉर्मल है, जिसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, तो हम तो कह रहे हैं कि नॉर्मली उसे चलते फिरता रहना चाहिए, जिससे उसका सर्कुलेशन वगैरह बढ़ा रहे, इडीमा वगैरह जैसी कंडीशन ना हो। तो इन चीज़ों को सबको मैनेज करने के लिए आपके लिए बेटर जो चीज़ हो सकती है बेटा, वो क्या हो सकती है, सबसे पहले ये जानना कि उसका जो है काम क्या है, काम के इंटेल के बारे में उसे आपको जानना पड़ेगा। तो ये जो है इसका बढ़िया आंसर हो सकता है। तो आंसर इसका जो है, आंसर नंबर कौन सा होगा, आंसर नंबर फर्स्ट इसका बेटर आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो आता है आपका 89 नंबर का आ जाता है। 89 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखें। वाई इज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ए नर्स इन द प्रीनेटल क्लिनिक टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल काउंसलिंग।
न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रोवाइड कराना क्यों ज़रूरी है जब कोई न्यूली प्रेग्नेंट जो महिला है वो आपके पास में प्रीनेटल क्लिनिक के अंदर आती है, तो उसे क्यों समझाते हैं भाई? तो मोस्ट वेन गेट इज कॉज बाई द फ्लूइड रिटेंशन, कि फ्लूइड रिटेंशन की वजह से जो है ज़्यादा वेट गेन होता है, तो ये तो फ्लूइड के रिगार्डिंग बता रहे होते, मेरी बात को समझना। तो फ्लूइड के रिटेंशन, ठीक है ना, वेट गेन का कंपोनेंट होता है भाई। और हमने कल भी एक क्वेश्चन दिया था कि 6.5 kg जो है वेट गेन जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो फ्लूइड की वजह से होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लूइड की वजह से कितना वेट जो है गेन होता है, या फिर बोल सकते हैं फ्लूइड रिटेंशन कितना होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो फ्लूइड का जो रिटेंशन होता है हमारे अंदर वो कितना होता है भैया, 6.5 kg के आसपास जो है फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूछा है न्यूट्रिशन काउंसलिंग की बातें करके चल रहे हैं, फ्लूइड की नहीं बात करके चल रहे हैं, न्यूट्रिशन की बातें करके चल रहे हैं। मोस्टली न्यूट्रिशन में आपका जो है डिफरेंट में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, वो सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड हो चुकी होंगी। देखो सर, डिफरेंशियल कल्चरल ग्रुप फेवर डिफरेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट, कि एक्चुअल में क्या होता है, न्यूट्रिशन काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और न्यूट्रिशन काउंसलिंग क्योंकि हमें देखेंगे थोड़े कल्चर का जैसे जैसे डिफरेंस होता है वैसे वैसे खान पीन में भी फ़र्क होता है। कि आप जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में रायपुर में रह रहे हैं तो आपको क्या है कि वहाँ पर जैसे कि कोई लोग चावल खा रहे हैं, एमपी में अगर लोग रह रहे हैं तो वो थोड़ा सा चावल के साथ साथ में जो है, अगर राजस्थानी टच में है तो वो रोटियों को भी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, यूपी के टच में है तो वो रोटियाँ ज़्यादा खा रहे हैं, हरियाणा साइड है तो वो भी ऐसी तरीके का खाना है। तो सब जगह जो खाना खाने का जो टाइप है वो थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। तो हमें जो डिफरेंस जो है इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट के अंदर जो खाने के पीने के अंदर है उसे समझाने के लिए डाइटरी अलाउंस शुड नॉट बी इंक्रीज थ्रू आउट प्रेगनेंसी, की जो डाइटरी अलाउंस है वो नहीं इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये तो बिल्कुल सरासर उसने बात की है, क्योंकि हमें जो नीड होती है एनर्जी की नीड होती है, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, जब बच्चा डेवलप होगा, फीटस जो डेवलप होगा उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो उसे एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी की जो डिमांड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन वो बढ़ जाती है साहब, लैक्टेशन के दौरान बड़ी होती है। और ये जो ऑप्शन कह रहा है थर्ड नंबर की, डाइटरी अलाउंस शुड नॉट इंक्रीज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है जो आपके डाइटरी अलाउंस हैं वो नहीं बढ़ते हैं, तो बिल्कुल सरासर ये तो गलत बात कही गई है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट अडेयर टू स्पेसिफिक प्रेगनेंसी डाइटरी रेजिमेंट, की क्या है, प्रेगनेंसी में कोई स्पेसिफिक डाइट होती है? नहीं सर, कोई भी स्पेसिफिक डाइट नहीं होती है। सबसे पहली चीज़ है, प्रेगनेंसी में कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती है। ठीक है ना, कोई ऐसी नहीं होती कि प्रेगनेंसी डाइट है ये, स्पेशली कोई प्रेगनेंसी डाइट होती ही नहीं है। डाइट ग्लांस हो गए, तो हमें तो ये समझाना है कि उसके अलग अलग कल्चर ग्रुप में किस तरीके से लोगों को क्या क्या चीज़ें हैं जो उसे अपनी डाइट में प्रेफर करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू उसकी जो कल्चरल हैबिट्स हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट की जो डिमांड है, उसकी सोसाइटी के अंदर क्या क्या जो चीज़ें खाते हैं, उसके आधार पर हम उसे थोड़ा सा एडवाइस कर सकते हैं। और जो है उसे किसी भी तरह का इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आंसर नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, आंसर नंबर 2 यहाँ पर बेहतर आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 90। ए प्रीमी ग्रेविडा इन हर 10 वीक ऑफ गेस्टेशन, एक 10 वीक का गेस्टेशन है साहब, और प्रीमी ग्रेविडा महिला है। ठीक है, is concerned because she has read that nutrition during pregnancy is important for the growth and development of the fetus। वो इसलिए चिंतित है कि वो उसे पता है कि जो न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन उसे प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी वांट टू नाउ समथिंग अबाउट द फूड सी शुड ईट, कि उसे कौन सा खाना जो है खाना चाहिए। वोट शुड द नर्स इनिशियल रेस्पॉन्स, मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा कि कोई स्पेशली प्रेगनेंसी डाइट होती नहीं है। हर टू कंटिन्यू ईटिंग हर रेगुलर डाइट, की जो रेगुलर ले रही है वो खाती रहे। या आस्क हर अबाउट वॉट सी हैज़ ईटन ओवर द लास्ट 3 डे, कि 3 दिन में उसने क्या खाया है लास्ट पिछले। गिव हर ए लिस्ट ऑफ द बुक फूड टू हेल्प हर प्लान हर मील मोर एफिशिएंटली, कि वो खुद प्लान करे। या एम्फेसाइज टू हर टू इम्पोर्टेंस ऑफ द लिमिटिंग द हाईली सीजनल फूड। तो इस तरीके से नहीं भाई, हमें पता करना है सबसे पहले, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग खाना खाया जाता है। हमें कैसे पता लगा कि वो क्या खा रही है, तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री जान लो कि 2-3 दिन से भाई उसने कल क्या खाया था, आज क्या खाया है, परसों क्या खाया है। इस तरीके से 2-3 दिन की हिस्ट्री जानेंगे तो उसे हमें पता लगेगा कि नॉर्मली खाने में क्या खाते हैं। समझ रहे हो भाई? अगर उसके हमें पता लगा कि क्या क्या वो 3 दिन से ले रही है, तो हम कल्चरल पहले डाइट समझना है, और फिर अगर वो सही से ले रही है, सही से उसने अपनी जो है सारी डिमांड जो है न्यूट्रिएंट की जो फुलफिल हो रही हैं उसकी डाइट से, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। अगर नहीं हो रही है तो रेगुलर डाइट का हम बोल नहीं सकते कि जो खा रही थी वो खाती रहे। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वो खा क्या रही है। तो सबसे पहले बड़ी आंसर यही होगा, और ये मैं पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये इस पर ध्यान देना है कि वो प्रीवियसली क्या चीज़ जो है अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 91।
देखते हैं साहब 91 क्या कहता है। तो 91 जो क्वेश्चन है उसमें डाइट रिगार्डिंग पूछा गया है, जिसको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ इसे मत पढ़ो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा साहब 92। देखो, एक क्लाइंट एट 8 वीक गेस्टेशन, 8 वीक का गेस्टेशन है उस महिला को, और वो रिपोर्ट करती है हैविंग टू यूरिनेट मोर ऑफ्टन, कि वो बार बार जो है यूरिनेट करने जाती है। द नर्स एक्सप्लेन दैट यूरिनरी फ्रिक्वेंसी ऑफ्टन अकर बिकॉज ब्लैडर कैपेसिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज डिमिनिश्ड बाई, कि ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो डिमिनिश्ड हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? एटोनी ऑफ डेस्टोसोल मसल, ब्लैडर के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है, उस पर प्रेशर होता है साहब, ब्लैडर पे कोई एटोनी वेटोनी नहीं होती है। एटोनी का मतलब कि ब्लैडर की मसल से डेस्टोसोल मसल, क्या डेस्टोसोल मसल्स में कोई दिक्कत हुई है? नहीं सर, डेस्टोसोल मसल्स में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं हुई है, मसल्स में कोई दिक्कत नहीं हुई, ये तो प्रेशर आ रहा है। कंप्रेशन ऑफ द इनलार्जिंग यूट्रस, कि जो इनलार्ज यूट्रस है उसके प्रेशर की वजह से उसकी क्षमता कम हो गई है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी जो है साहब वो कम हो गई है। बिल्कुल सही कह रहा है साहब, उसकी कैपेसिटी, इनलार्ज यूट्रस का जो दबाव है उसकी वजह से उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, ठीक है। या कंप्रोमाइज ऑफ ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स वगैरह में भी यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। नैरोइंग ऑफ द यूरेट्रल एंट्रेंस एट द ट्राइगोन, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसके अंदर जो है जो यूट्रस है उसका प्रेशर पड़े जा रहा है, और इस वजह से उसे बार बार में फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होता है या मिक्चुरेशन की जो है फीलिंग आती है। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 93। वाइल केयरिंग फॉर एक प्रेग्नेंट क्लाइंट एंड हर पार्टनर, जब आप केयर कर रहे हैं, एक प्रेग्नेंट पेशेंट है, प्रेग्नेंट महिला है और उसका पार्टनर है, ए नर्स सस्पेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस, उसे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं उसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मतलब घरेलू हिंसा का शिकार है वो महिला, तो विच असेसमेंट सपोर्ट दिस सस्पिशन। तो इसमें से आप क्या इसमें से जो है पाओगे जिससे आपको पता लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है उसके साथ में। इंजरी टू ब्रेस्ट और एब्डोमेन, हाँ अगर उस महिला को बार बार में पेट पे भी इंजरी हो रखी है, एब्डोमेन पे इंजरी हो रखी है, इसका मतलब उसे पीटा गया है, मारा गया है, तो ये उसके जो है एक इंडिकेटर की तरह काम कर सकती है। पार्टनर रिफ्यूज टू कम इनटू द एग्जामिनेशन रूम, कि एग्जामिनेशन रूम में आने से पार्टनर मना है। अब ये मतलब नहीं है, देखो भाई आप जाते हो, कई बार होता है ना, नॉर्मली आप अपने साथी को लेके गए, अपने छोटे भाई बहन को लेके गए और आप इंजेक्शन लगने वाला है, तो इंजेक्शन रूम में जैसे जा रहे हो तो आप भारी खड़े हो जाते हो, भैया इसको इंजेक्शन लगवा दो, तो आपको नहीं जाते हैं, आपने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आपको डर लगता है या फिर आपको घबराहट है, तो ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पार्टनर अगर रिफ्यूज़ करता है जाने में तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने पिटाया है, उसका कोई टेंशन है, तो अगर उसे टेंशन होता उल्टा तो वो जाता भाग के कि कुछ ये देख ना लें, समझ रहे हो, उन्हें पता नहीं लग जाए कि भैया इसको जो है डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, तो वो साथ साथ घूमता उल्टा। अगर उसे डर होता कि उसकी बीबी जो है डॉक्टर्स को बता नहीं दे कि उसे डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार हो रही है, उसके हस्बैंड या उसके जो सास ससुर है उसे पीटते हैं, अगर ऐसे उसे डर होता ना तो वो उसके साथ रहता, उल्टा रिफ्यूज़ नहीं करता जाने से, उल्टा जाता उसके साथ में, उसे डर होता कि ये बता नहीं दे कहीं, तो इस वजह से रिफ्यूज़ कर रही है, इसका मतलब उसे कोई टेंशन नहीं है, उसे अपने पार्टनर पर पूरी तरीके से विश्वास है, तो ये तो बिल्कुल इंडिकेट नहीं करता है। पार्टनर आंसर क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड फॉर द वुमेन, ठीक है ना, कि उस महिला से जो क्वेश्चन पूछे जाता है उनका आंसर जो है भाग भाग के पार्टनर दे रहा है। देखो जब आप दो बच्चे हो और दो बच्चे हैं और क्या हुआ, एक बच्चा छोटा भाई है आपका और एक आप है, अब आपसे क्या हो गया, गिलास टूट गया, आपसे क्या हो गया, गिलास टूट गया। अब आपने छोटे भाई को समझा दिया है कि मम्मी जब पूछेगी कि गिलास टूट गया है तो आपको बताना है कि गिलास हमें पता नहीं कैसे टूटा है, बिल्ली तोड़ गई है या कुछ भी बहाना बना दिया आपने, वो छोटे बच्चे को बता दिया है। अब जैसे मम्मी आई, मम्मी ने पूछा गिलास किसने तोड़ा, तो आप छोटे भाई का भी वेट नहीं करोगे, आप तुरंत से बताओगे बिल्ली ने तोड़ा है या फिर जो भी बताना है, जो भी बहाना मार रहा है, क्योंकि आप कोशिश करोगे कि कहीं उससे गलती से निकल नहीं जाए कि गिलास किससे टूटा है, आपका नाम ना ले दे। उसी तरीके से बेटा अगर वो शिकार होगी, अगर उसने कुछ दिक्कतें की होगी तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव रहेगा और जो महिला से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके जवाब वो खुद देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो एक पहला हो सकता है, एक तीसरा नंबर का हो सकता है। वुमेन हैज़ विजिटेड द क्लिनिक सेवरल टाइम इन द लास्ट मंथ, कि अगर बार बार में महिला दिखाने आती है तो इसका मतलब वायलेंस को इंडिकेट नहीं कर सकता है, हो सकता है उसे कोई समस्या रही हो,
ठीक है ना, और कोई अदर समस्या रही हो तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी बुक में ये आंसर माना हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है सेवरल टाइम आई है, इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी के अंदर कॉमन है कि कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है ना, कई बार पेन हो रहा है, तो उस वजह से भी आ सकती है, तो इससे कहीं पता नहीं लगता है, बट इसका आंसर आपने बुक में माना हुआ है। पार्टनर इज एक्सेसिवली अटेंटिव व्हाइल द हेल्थ हिस्ट्री इज बीइंग टेकन, जब हेल्थ हिस्ट्री टेकन की जा रही है तो वो बहुत ज़्यादा जो है अटेंटिव है, तो अटेंटिव होना चाहिए, बट रिप्लाई करना, अटेंटिव अटेंशन दे रहा है बहुत बढ़िया है, रिप्लाई कर रहा है बहुत भाग भाग के रिप्लाई कर रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं हो सकता है वो उसमें दाल में काला हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर आंसर माने तो 1, 3, 4 होंगे, और अगर मेरी हिसाब से आंसर माने जाएँ तो यहाँ पर 1 और 3 बढ़िया आंसर हो सकता है, आपका 4 और जो ये 5 है ये आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, इस तरीके से हम इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 94। देखते हैं 94 को। 94 क्या कहता है सब, कि ए नर्स हु इज केयरिंग फॉर द मदर एंड हर न्यूबॉर्न इन्फेंट रिव्यू देयर रिकॉर्ड यूजिंग द डाटा बिलो विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। तो अब जो है एक मदर है, एक छोटा बच्चा है उसका, अब हम रिकॉर्ड देखते हैं उसका, और हम देखते हैं कि साहब उसे क्या समस्या हो सकती है। देखते हैं साहब, हमने देखा उसका ये रूबेला टाइटर आ रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, हीमोग्लोबिन 11 आ रहा है, हीमेटोक्रिट 33 आ रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसकी और वैल्यू देखने लगे। ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है 46 आ रहा है, ठीक है, टोटल बिलिरुबिन जो है 10 आ रहा है, ब्लड टाइप ओ नेगेटिव है, एससीटी जो है हीमेटोक्रिट 55 है। तो अब बताओ क्या हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसमें कोई दिक्कत लग रही है आपको या नहीं लग रही है? पहली चीज़ तो ये समझें आप, आपको कहीं कोई समस्या दिख रही है इस क्वेश्चन में तो बढ़िया है, ठीक है। अब देखो सर, समझना बात को, क्वेश्चन को समझेंगे तो बहुत बढ़िया करोगे। करें क्या? हाँ, समझ लेते हैं क्या कह रहा है। देखो बेटा, जो नियोनेट होता है उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज भी नॉर्मल है, आपको लग रहा होगा ये नियोनेट के हैं, ये जो टेस्ट है वो अगर इन्फेंट के हैं, और इन्फेंट में इसका लेवल बढ़िया है, ठीक है ना। अब जो समस्या है ना यहाँ पर वो देखना, आपने अगर पढ़ा हो रूबेला टाइटर, तो रूबेला टाइटर हमेशा 1:8 कम से कम होना चाहिए, अगर इससे नीचे है तो रूबेला के चांसेस हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं बेटा, माँ को जो है थोड़ा सा हमें टेंशन हो गई और हमें घबराहट होने की वजह से हम उसमें क्या करना है, कुछ करना है, टाइटर वगैरह देखना है, और इसमें हमें अटेंटिव होना है। तो यहाँ अटेंशन देने की ज़रूरत है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं साहब क्या कह रहे हैं। तो क्या नियोनेट को ब्लड देने की ज़रूरत है? नहीं, ब्लड भी देने की ज़रूरत नहीं है। मैटरनल रूबेला वैक्सीनेशन, हाँ मैटरनल रूबेला वैक्सीनेशन की ज़रूरत हो सकती है वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। और जब MMR का टीका लगता है ना, तो हमें नॉर्मली 3 महीने के लिए जो है महिला को क्या कर देना चाहिए, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की भी हम सलाह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 95। एक क्लाइंट एट 10 big gas station call the clinic and tell a nurse that she has morning sickness and cannot control it, ठीक है ना। कि उसे सुबह सुबह जब वो खड़ी होती है, 10 बीक की गैस स्टेशन है, और जब वो खड़ी होती है तो उसे मॉर्निंग में सिकनेस होती है, मतलब एक कमजोरी महसूस होती है, ठीक है। तो उसे क्या करना चाहिए जिससे उसका जो है सिकनेस कम हो जाए? तो ड्राई ईट क्रैकर्स बिफोर अराइजिंग, जब वो खड़ी हो तो उससे पहले उसे क्या ले लेना चाहिए, कुछ खा लेना चाहिए, ड्राई क्रैकर्स वगैरह ले लेने चाहिए, ठीक है। या फिर इंक्रीज फैट इंटेक, फैट इंटेक तो भाई नॉर्मल में भी नहीं लेते हैं, तो ये तो फैट इंटेक तो वैसे भी नहीं लेना है। ड्रिंक हाई कार्बोहाइड्रेट फ्लूइड एंड विथ मील, कि जब खाना खाएगी, भोजन खाएगी तब, अरे भाई मॉर्निंग में हो रहा है, मील्स के साथ में तो ठीक है ले लेगी वो हाई कार्बोहाइड्रेट फ्लूइड्स वगैरह, बट ये तो उसे सुबह खड़े खड़े होते ही ये समस्या हो रही है, ठीक है। हैव 2 स्मॉल मील्स ए डे विथ ए स्नैक एट नून, कि भैया उसे 2 है स्मॉल मील, कम लेगा तो उल्टा ज़्यादा सिकनेस होगी बेटा, तो उसे खाना तो प्रॉपर मात्रा में खाना है, कमी नहीं करनी है। तो बढ़िया हो सकता है कि ड्राई क्रैकर्स वगैरह उसे अपनी डाइट में इन्वॉल्व करने चाहिए, जिससे उसे किसी भी तरह की कोई समस्या ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपका आ जाता है साहब, 1 मिनट, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो आता है 96। What should a nurse suggest to a pregnant client that might help overcome first trimester morning sickness? वही क्वेश्चन वापस से पूछ लिया है कि उसे जो है मॉर्निंग सिकनेस है, मॉर्निंग में जो उसे कमज़ोरी महसूस होती है, उसे कम करने के लिए क्या कर सकता है, कि ईट प्रोटीन बिफोर बेड टाइम,
कि जब वो मतलब कि रात को जब सोने जाएगी तो उसे प्रोटीन लेना चाहिए। टेक ए एंटासिड बिफोर ब्रेकफास्ट, ड्रिंक वाटर अंटिल नोजिया सबसाइड, ये रिक्वेस्ट प्रिस्क्रिप्शन एंटीमेटिक। तो उसे वॉमिटिंग तो हो नहीं रही है तो वॉमिटिंग के लिए एंटीमेटिक देते हैं, तो वॉमिटिंग का तो कोई सवाल नहीं होता। ठीक है, ड्रिंक अंटिल नोजिया की बात ही नहीं कर रहा है, वो सिकनेस की बात कर रहा है। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे, एंटासिड्स। तो एंटासिड लेने से क्या आपका जो है ब्रेकफास्ट से पहले एंटासिड, तो यहाँ तो सिकनेस हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, तो कमजोरी महसूस के लिए ये भी नहीं है। अब बचा आपके पास में एक ऑप्शन, तो समझे ना, ड्राई कैकर से आप ऑप्शन में ढूंढते रहे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ही मैच नहीं करते हैं इस ऑप्शन से। इसलिए हम कहते हैं कि रटना नहीं है बेटा, समझना है। अगर आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप आंसर जो है बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। और आप रट के चले गए कि मॉर्निंग सिकनेस में जो है ड्राई क्रैकर्स देंगे, तो आप पक्का श्योर गलत करके आएंगे इस क्वेश्चन को। अगर आप समझ के गए कि भैया कमजोरी हो रही है तो कमजोरी में क्या देना है ये समझते हैं आप, तो अब कमजोरी में क्या देना है, तो नॉर्मली कुछ भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह दे दो उसे खाने के लिए। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, देखो यहाँ पानी पिला रहे हैं, यहाँ पर उसके एंटीमेटिक दे रहे हैं, यहाँ पर आपको जो है एंटासिड दे रहे हैं, बट कभी भी उसने सिकनेस कमजोरी के लिए तो उसे क्या देना है, कुछ खाना देना है। तो रात को सोते समय, सोने से पहले अगर वो प्रोटीन लेगी तो प्रोटीन सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, फिर फैट का हो रहा है, फिर प्रोटीन का सबसे लास्ट में होगा, तो थोड़ा बहुत प्रोटीन सुबह के लिए बचा रहेगा, उसका डाइजेशन नहीं हो पाया होगा, इस वजह से वो मॉर्निंग में काम आ जाएगा, तो उसे थोड़ी सी जो है कमजोरी महसूस नहीं होगी साहब। तो ये बढ़िया आंसर, यहाँ पर ओनली एक ही ऑप्शन बचता है, बाकी ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं आपके। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 97। देखते हैं सब 97 क्या कहता है। व्हाट शुड ए नर्स इंक्लूड इन ए न्यूट्रिशनल प्लानिंग फॉर ए न्यूली प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एवरेज वेट जो है वेइंग 145 पाउंड। तो उसे कितना जो खाना है उसकी हमें ज़्यादा डिमांड होती है, कितना खाना जो है उसे हम डेली की कैलोरी कितनी बढ़ा देते हैं। तो देखो 100 कैलोरीज या 200 कैलोरीज, या फिर ऑप्शन में आपका देखते हैं, या ऑप्शन में आपका 300 कैलोरीज, या फिर आपका 500 कैलोरीज। तो हमने पढ़ा है 350 कैलोरीज के आसपास जो है हम कैलोरीज की जो डिमांड होती है पर डे के हिसाब से वो बढ़ा देते हैं। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर आंसर नंबर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर नंबर 3 इज बेटर आंसर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है बेटर क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ें इसे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और जो है, आपको हमारे जो है ऐप का लिंक जो है आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से कुछ फ्री पेपर और कुछ पीडीएफ मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। तो और आपको अगर हमारी क्लासेज ज्वाइन करनी है उसके लिए भी आप हमें ऐप पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली हमारे नंबर जो है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर क्लासेज। ठीक है, और फ्री मटेरियल के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो, तो इस तरीके से हमारी जो कहानी है यहाँ तक पहुँच चुकी है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 98। 98 नंबर क्वेश्चन की अगर बातें करें तो 98 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि क्लाइंट इज कंसर्न अबाउट गेनिंग वेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कि जो वेट है उसका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर वेट जो बढ़ता है, व्हाट शुड द नर्स एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सबसे ज़्यादा रीज़न क्या होता है वेट गेन का, ठीक है ना। तो वेट गेन का सबसे बड़ा रीज़न जो है, अगर हम बात करना चाहें तो सबसे बड़ा रीज़न जो है यहाँ पर ऐसे माना जाता है बेटा कि जो सबसे ज़्यादा वेट गेन होता है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, तो फ्लूइड, टोटल फ्लूइड जो होता है, टोटल फ्लूइड जो होता है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, जिसके अंदर इंक्रीजमेंट होता है वो 6.5 kg होता है। पर फ्लूइड रिटेंशन, एक फ्लूइड रिटेंशन, अब ये फ्लूइड तो जो है बच्चों के अंदर भी है, प्लेसेंटा के अंदर भी है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर भी है, इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं फीटल ग्रोथ और फ्लूइड रिटेंशन के अंदर। टोटल फ्लूइड रिटेंशन ये होता है, पर माँ का जो वेट गेन है वो सबसे ज़्यादा फीटल ग्रोथ, क्योंकि फीटल के अंदर भी तो फ्लूइड है, समझ रहे हो मेरी, तो फीटल ग्रोथ में फ्लूइड भी आ जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो वेट गेन होता है वो फीटल ग्रोथ से होता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आपको करना पड़ेगा वो फीटल ग्रोथ करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं अपन, और अगला क्वेश्चन जो आ जाता है आपका वो आ जाता है आपका 99। ए क्लाइंट एट द 7th वीक गेस्टेशन, कितने वीक का गेस्टेशन है उस महिला को, 7 वीक का गेस्टेशन है। टेल ए नर्स इन द प्री नेटल क्लिनिक दैट शी इज
सिक एवरी मॉर्निंग, उसे सुबह सुबह क्या होती है, थकावट फील होती है, विथ नोजिया एंड वोमिटिंग, उसे नोजिया और वोमिटिंग भी होता है। एट दैट सी डज नॉट थिंक सी कैन टॉलरेट इट, और उसे जो है ऐसा महसूस होता है कि वो मतलब इसे टॉलरेट ही नहीं कर पाएगी, इसे सहन नहीं कर पाएगी। इट थॉट हर प्रेगनेंसी, द नर्स अश्योर हर दैट दिस इज ए कॉमन अकरेंस इन अर्ली प्रेगनेंसी एंड विल प्रॉबेबली डिसअपियर बाय द एंड ऑफ। कब ये जो है डिसअपियर होने लगेगा, तो हमें पता होना चाहिए बेटा कि लगभग 12 वीक पर, कितने वीक पर ये सबसाइड हो जाता है, 12 वीक पे ये सबसाइड होने लगता है। और जब 12 वीक का मतलब कितने मंथ होता है, क्योंकि मंथ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस तरीके से घुमाने की कोशिश की है उसने, तो हमें घूमना नहीं है। और 12 वीक का मतलब कितने महीने हो जाते हैं बेटा, 3 मंथ हो जाता है। तो बढ़िया आंसर जो हो सकता है यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, आंसर नंबर 2 हो सकता है, 3rd मंथ। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और आज का आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर, ये देखो, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द पेल्विक एग्जामिनेशन। एक प्रेग्नेंट कई महिला है जिसका हम क्या करने वाले हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन करने वाले हैं। सी स्टेट दैट सी इज ऑलवेज टायर्ड एंड फील सिक टू हर स्टमक स्पेशली इन द मॉर्निंग। और वो हमें बता रही है, देखो यहाँ पर कितने क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, सिकनेस से, नोजिया से, वॉमिटिंग से। नोजिया वॉमिटिंग का कारण क्या होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई एससीजी हार्मोन होता है। ठीक है, एससीजी के बारे में कल पेपर में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिए थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको वो भी पढ़ने हैं। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन बोल रही है, बार बार में बोल रही है, तो ड्राई क्रैकर्स देना है। ड्राई क्रैकर्स ऑप्शन में नहीं हो तो शाम को भी अगर प्रोटीन वगैरह डाइट दी जाए तो वो भी बढ़िया आंसर हो सकता है। इस तरीके से हमें तैयार होना पड़ेगा, हर क्वेश्चन का आंसर जानना पड़ेगा। स्पेशली इन मॉर्निंग में उसे जो है खाली खाली पेट लगता है, और उसे जो है एक थकान जो है महसूस होती है, टायर्डनेस फील होती है। इस तरीके से व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स, टेल मी अबाउट हाउ यू फील द रेस्ट ऑफ डे। और कि उसे ये पूछें कि भैया और पूरे दिन आप कैसा फील करते हैं, पूरे दिन कैसा लगता है। या लेट्स डिस्कस वे टू रिसॉल्व दिस कॉमन प्रॉब्लम, क्या आप उससे डिस्कस करें कि जो है इस जो कॉमन प्रॉब्लम है या फिर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। ये तो कॉमन प्रॉब्लम है भाई, सही कह रहा है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन क्यों है कि हर महिला में ऐसा देखने को मिलता है, कॉमन है ऐसा नोजिया, वॉमिटिंग, सिकनेस होना। तो ये कॉमन प्रॉब्लम को किस तरीके से रिसॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। या परहैप्स यू शुड आस्क यूर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट इट, क्या उसको बोलें कि भाई आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पूछें। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उससे समस्या नहीं है भैया, समस्या होती तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए हम रेफर कर रहे होते, बट क्या है उस महिला को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत नहीं है। ये तो कॉमन सी चीज़ है जो कि उसके अंदर हो सकती है। देर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, कि आपको वरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई चिंता करने की जरूरत तो नहीं है, मान लिया, बट उसे कुछ खाना है, उसके बारे में तो डिस्कस करना है। इसकी समस्या तो है ही, तो चिंता नहीं करे तो कैसे काम चले, चिंता तो करना ही है। गिर जाएगी किसी दिन, उसके चोट लग सकती है, तो चिंता करने की बात तो है भाई। तो चिंता कैसे, इसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि पेशेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए, उसकी फीलिंग खो जाना चाहिए, हम किस तरीके से इसे रिसॉल्व कर सकते हैं। उसे जो थकावट हो रही है उसके लिए हमारे पास में क्या सॉल्यूशंस हैं, तो हमारे पास में यही सॉल्यूशन है। उसे ड्राई क्रैकर्स वगैरह खाने के लिए बोल सकते हैं, या फिर जो नाइट को जब वो सोएगी तो बिफोर बेड टाइम उसे क्या बोल सकते हैं हम, प्रोटीन वगैरह जो है उसकी डाइट में इन्वॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं। तो जिससे क्या है उसे मॉर्निंग में जो है सिकनेस या टायर्डनेस जो है फील नहीं हो भाई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस कहानी का हम पढ़ सकते हैं। और आज के लिए क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं बेटा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।